अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खलील अहमद। आज से हम पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 की सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हमारा इसके ऊपर पहला लेक्चर होगा, तो स्टार्ट करते हैं। टाइटल ऑफ द एक्ट इज़ द पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। एक्ट नंबर इज़ 11 ऑफ 2024। हर एक्ट का एक नंबर होता है, तो वो जो नंबर होता है वो उस ईयर की सीक्वेंस के लिहाज से उसको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 2024 के अंदर जितने एक्ट पास हुए हैं, उसमें सीक्वेंस के लिहाज से इस एक्ट की जो नंबरिंग है वो 11 थी, तो उस हिसाब से इसको ये नंबर दिया गया। इट वाज पास्ड बाय प्रोविंशियल असेंबली ऑन 11 अक्टूबर 2024 एंड 16 अक्टूबर 2024 को गवर्नर ने इस एक्ट के ऊपर असेंट किया, इसको साइन किया, और फिर अगले दिन 17 अक्टूबर 2024 को इस एक्ट को ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई कर दिया गया था। इस एक्ट के टोटल 18 चैप्टर्स हैं और 82 सेक्शंस हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा चैप्टर्स के हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स से एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है, ये किसको डील करता है, या रिवर्स में ये पूछा जा सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीरा का जो प्रोसेस है वो किस चैप्टर के तहत किया जाता है। तो आपका आंसर होगा चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पे जो आपको नंबरिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली सेक्शन नंबर्स हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो सिलेक्शन पैनल है, इसकी जो कंपोजिशन है, इसका जो प्रोसीजर है, वो किस सेक्शन के अंडर किया जाता है, तो वो सेक्शन नंबर है 5। तो वैसे आपने जितने भी चैप्टर्स हैं, और टोटल 18 चैप्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके जो सेक्शंस हैं वो 82 हैं, जैसे हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये आप एंड पे करेंगे। पहले आपने एक्ट को अच्छे से करना होता है। तो जब आप एक्ट कर लेते हैं ना, तो आपको खुद पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। आपने सारे सेक्शंस नहीं करने होते। सम टाइम जो है वो एस्पायरेंट कंफ्यूज होते हैं, वो मार्केट से ऐसी बुक्स ले लेते हैं जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि ये सेक्शन किसको डील करता है, ये किसको डील करता है, और एमसीक्यूज बने होते हैं। तो आपने उनसे अवॉइड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी जो तहसीलदार का पेपर हुआ है, जो देके आए हैं, आप उनसे लाजमी पूछिएगा। क्योंकि 2 एक्ट जो हैं वो वही वाले हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, और टेनेंसी एक्ट है 1887, वो भी इसका हिस्सा है। तो यकीन मानिए उसमें 6 से 7 सेक्शन पूछे गए थे, बाकी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, और बड़े इन डेप्थ जो है सेक्शंस के अंदर से कंसेप्ट से वो क्वेश्चन बने हुए थे। तो आपने हमेशा जो है, अब जब भी तैयारी करनी है एक्ट की, तो सेक्शन के अंदर जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो उसका क्रक्स है, वो उसको समझना है। तो ये मेरे मेरे ख्याल में आपके लिए ज़्यादा आसान है। सेक्शन को रट्टा लगाना ये मतलब बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे आप याद रखें। तो बिल्कुल आपने सेक्शन करने हैं, लेकिन वो वाले करने हैं जो इम्पोर्टेंट है। आप सारे सेक्शन नहीं कर सकते। जो एसडीओ का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपने कौन से सेक्शन करने हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इतना मसला नहीं होगा। चैप्टर नंबर 1, प्रिलिमिनरी मीन इफ्तिताहिया। हर एक्ट का पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी कहलाता है, जिसका मतलब होता है इफ्तिताहिया या इब्तदाई चैप्टर। सेक्शन नंबर 1, शार्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शार्ट टाइटल क्या है? द पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। एक्सटेंट, एक्सटेंट मीन ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द लॉ विल वर्क। तो ये कहाँ पे वर्क करेगा? होल पंजाब पे। तो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होगा, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया पे होगा, तो कहाँ पे होगा? तो ये होल पंजाब पे होगा। कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन अ डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। और नोटिफाइड करेगा, गवर्नमेंट करेगी, किस में करेगी? ऑफिशियल गैजेट के अंदर। तो मीन के बताया जाएगा आवाम को कि ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल हो गया है, एनफोर्स हो गया है। तो ये वैसे ऑलरेडी जो है हम ऊपर देख चुके हैं, ये नोटिफाई हो चुका है। इट विल अप्लाई टू द एरियाज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन दैट नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के अंदर ये मेंशन होगा कि ये किस एरिया के अंदर जो है वो अप्लीकेबल होगा। तो ये होल पंजाब के ऊपर है। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस को डील करता है। ये तमाम डेफिनेशंस पूरे एक्ट के अंदर यूज होंगी, इसलिए इनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें सब सेक्शन 1, मजीद इसकी क्लासेस गिवन है ए बी सी डी सो ऑन। तो वन बाई वन करके इनको अंडरस्टैंड करते हैं। एब्सोल्यूट ऑर्डर, एन ऑर्डर इशूड इन फर्दरेंस सपोर्ट कंटिन्यूएशन ऑफ एन ईपीओ। ईपीओ क्या होता है? इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे भी मुश्किल अल्फाज हैं, उनको मैंने आसान करके लिखा हुआ है। जैसे ये फर्दरेंस है, इसका मतलब क्या होता है? सपोर्ट कंटिन्यूएशन। तो बेसिकली ये जो एब्सोल्यूट ऑर्डर और ईपीओ है,
ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक क्रक्स, एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। ये जो ईपीओ है, ये बेसिकली पब्लिक न्यूसेंस और इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है जारी की जाती है। ईपीओ कौन जारी करता है? ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है, वो 14 स्केल का जो ऑफिसर होता है वो जारी करता है। तो इस आर्डर के अंदर क्या-क्या होता है? इस आर्डर के अंदर उस पब्लिक न्यूसेंस और इंक्रोचमेंट की डिटेल होती हैं, रीज़न्स होती हैं कि ये आर्डर क्यों जारी किया जा रहा है, और डायरेक्शंस भी होते हैं कि उन पब्लिक न्यूसेंस और इंक्रोचमेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो जब ये आर्डर जो है हियरिंग ऑफिसर के पास जाता है और वो इसको कंफर्म कर देता है, तो वो बन जाता है एब्सोल्यूट आर्डर। ठीक है? ये मैंने आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे दी है। अब हियरिंग ऑफिसर क्या होता है? इसके ऊपर भी एक कंप्लीट चैप्टर है। हियरिंग ऑफिसर जो है बेसिकली सीएसएस और पीएमएस की तरफ से जो अपॉइंटेड ऑफिसर होता है, वो ही होता है। और सीएसएस में जो पैस ग्रुप होता है ना, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो ग्रुप होता है, उसकी तरफ से ये एक ऑफिसर होता है। अगर वो प्रोविंस का, तो पीएमएस का ऑफिसर होगा, और ये 17 स्केल का ऑफिसर होता है। तो ये ईपीओ जाता है इसके पास। अब हियरिंग ऑफिसर जो है, ये जो है, जो ऑफेंडर होता है, अगर वो अपनी आके सफाई देना चाहे, तो उसको मौका दिया जाता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दे और बताए कि ये जो मेरे खिलाफ ईपीओ जारी हुआ है, ये ठीक नहीं है। तो अगर जो ऑफेंडर है, जिसने गलती की है, वो नाकाम हो जाता है, मीन कि अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाता कि ये जो ईपीओ है मेरे खिलाफ सही नहीं हुआ, तो फिर जो ईपीओ का सॉरी, जो एनफोर्समेंट ऑफिसर ने जो ईपीओ जारी किया होता है ऑफेंडर के खिलाफ, उसको कौन कंफर्म कर देता है? हियरिंग ऑफिसर। जब वो कंफर्म कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है एब्सोल्यूट आर्डर। अब एब्सोल्यूट आर्डर की एनफोर्समेंट होती है। एनफोर्समेंट कौन करता है? एसडीओ, जो आप बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये जो है एब्सोल्यूट आर्डर इसके पास आता है। ये फिर एसडीओ जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाता है। तो उसके अंदर वो सारा कुछ मेंशन होता है कि जो पब्लिक न्यूसेंस है, जो इंक्रोचमेंट है, उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, उसका तरीकाकार क्या होगा, टाइम एंड मैनर क्या होगा, हर चीज़ उसके अंदर मेंशन होती है। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। मज़ीद हम चैप्टर 7 के अंदर इसको बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे। एक्ट एक्ट मीन पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, मीन के पीरा का एक्ट। अथॉरिटी क्या होगी? पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये वाली जो पीरा की अथॉरिटी है, जब भी ये वर्ड आएगा तो हमने यही समझना है, इसी पीरा की अथॉरिटी। ये किसके अंडर क्रिएट की जाती है? हम अगला सेक्शन जो है वो इसी वाला ही पढ़ेंगे, वो चैप्टर 2 के अंदर है। तो ये सेक्शन 3 के अंडर जो है वो क्रिएट की जाती है। ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन होता है? जो कि सेक्शन 10 के अंदर जो है वो अपॉइंट होता है, वो ऑथोराइज्ड ऑफिसर होता है। बोर्ड क्या होता है? ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाता है। ये अथॉरिटी की जानिब से बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये सेक्शन 12 के अंडर जो है बनता है। चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। तो चेयरपर्सन जो होता है वो सीएम होता है। जो पंजाब का सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वही होता है। अगर अगर बोर्ड का है, तो वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड का भी एक चेयरपर्सन होता है, जो कि डेप्टी कमिश्नर होता है। कोड क्या होगा? कोड जब भी इस एक्ट के अंदर यूज़ होगा, तो हमने समझना है कि सीआरपीसी का जो कोड है वही वाला है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। कमेटी क्या होगी? इस एक्ट के अंदर जो भी कमेटी बनाई जाएगी, उसके लिए सिर्फ कमेटी का वर्ड यूज़ होगा। तो हमने यही समझना है कि इस एक्ट के अंदर जो कमेटी बनाई जा रही है, वही वाली कमेटी। कोर्ट क्या होगी? द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये आपने याद रखना है कि किसके अंडर? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें जो है एडिशनल सेशन जज भी शामिल होगा। के बाद देखते हैं, कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी। ए गवर्नमेंट ऑफिसर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग स्टेट प्रॉपर्टी। तो वो क्या होगा? कस्टोडियन मीन के जो रखवाला होता है, वही वाला जो ऑफिसर, जो एम्प्लॉय होगा, वो क्या कहलाएगा? कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी। डिपार्टमेंट एज डिफाइंड इन पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011। तो इसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट होंगे? तो यहाँ पे ये देखें, ये एग्ज़ाम के अंदर एक एमसीक्यू बन सकता है कि इसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट शामिल होंगे। इसमें तमाम अटैच डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ या एंटिटीज़, वो तमाम की तमाम डिपार्टमेंट में शामिल होंगे। ठीक हो गया? उसके बाद देखते हैं डायरेक्टर जनरल, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी।
तो जो इसके आप कह सकते हैं कि मैनेजेरियल जो वर्क सर अंजाम दे रहा होता है वो इस अथॉरिटी का वो डायरेक्टर जनरल होता है। ये जो है आई थिंक 20 स्केल से ऊपर होता है, मुझे अभी भूला हुआ है, ये एक्ट के अंदर मौजूद है, इसकी पूरी डिटेल है। डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कौन होगा? वही वाला जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत बनाया जाता है। इसको हम जब पढ़ेंगे ऐसा एक्ट को तो उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें ये है कि एक डिवीजन को जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक डिवीजन के अंदर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होते हैं। एम्प्लॉय कौन होगा? एन एनी ऑफिसर, स्टाफ और पर्सन अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10, वो होगा एम्प्लॉय। तो उसके बाद देखें इंक्रोचमेंट क्या होगी? एनी इंटरफेरेंस, इंट्रूजन और इलीगल यूज ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी। जो हमने देखा था ऊपर, स्टेट प्रॉपर्टी की कस्टोडियन जो होते हैं, वही वाली स्टेट प्रॉपर्टी की जब इंक्रोचमेंट होगी, उसकी वायलेशन होगी, उसकी इंटरफेरेंस होगी, उसके ऊपर किसी ने इलीगली कोई चीज़ बनाई हुई है, तो इसमें मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों तरह की जो इंक्रोचमेंट है वो इसमें शामिल होती है। जिसमें परमानेंट परमानेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर बिल्ट, ये होगा हमारा जो है इमूवेबल, जो कि स्टेड होता है। दूसरा है मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, कोई ठेला लगाया हुआ है किसी ने, कोई कहीं पे वो जो है भैंसें बांधी हुई हैं, मतलब कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे उन्होंने ठहराए हुए हैं, तो वो भी इंक्रोचमेंट में शामिल होंगे। एनफोर्समेंट क्या होगी? मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ऑल एक्ट्स, प्रोसेस प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू कंपेल कंप्लायंस विद दिस एक्ट एंड अदर शेड्यूल्ड लॉज। शेड्यूल्ड लॉज कौन से हैं? वही वाला लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 हो गया, टेनेंसी एक्ट 1887, फिर उसमें जो है प्राइस कंट्रोल एक्ट है, कॉलोनाइजेशन लैंड एक्ट है। तो वो सारे जो हैं शेड्यूल्ड एक्ट्स हैं, जो कि पीरा एक्ट के डॉक्यूमेंट है ना उसके एंड पे दिए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा। वो वैसे हमने सारे ही पढ़ने हैं, वो सारे हमने कवर करने हैं। एनफोर्समेंट कॉस्ट, कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन एन ऑफेंडर बाय हियरिंग ऑफिसर। अब यहाँ पे ईपीओ ना जो एब्सोल्यूट ऑर्डर बन जाता है, तो हियरिंग ऑफिसर उसमें ये भी मतलब उसमें ये शामिल होता है कि जो ऑफेंडर ने वहाँ पे बिल्डिंग कायम की हुई है, इलीगल कोई भी उसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको पता है फिर हैवी मशीनरी भी तो चाहिए होती है ना, क्रेन चाहिए होती है, कोई भी और मशीनरी चाहिए होगी, तो उसकी कास्ट भी आएगी। इन्फोर्समेंट कास्ट क्या रहेगी वो? अब वो कास्ट जो है ना बेसिकली ऑफेंडर से ली जाती है, जिसने वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, उससे वह वसूल की जाती है। तो इसमें यहाँ पे यही लिखा हुआ कि इंक्लूड एडिशनल कॉस्ट स्पेंड बाय द एनफोर्समेंट स्टेशन। एनफोर्समेंट स्टेशन क्या होता है? हर सब डिविजनल लेवल पे जो है ना स्टेशन बनेंगे, वो हम सारे देखेंगे। तो उनकी तरफ से ये जो एक्शन लिया जाता है, तो वो कास्ट उसमें शामिल होती है। एनफोर्समेंट ऑफिसर क्या होगा? ईओ, एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट फॉर एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट स्टेशन क्या होगा? ए प्लेस प्रेमिसेस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एट सब डिविजनल लेवल फॉर एनफोर्समेंट एक्टिविटीज। तो वो जो होगा एनफोर्समेंट स्टेशन होगा सब डिवीजन लेवल पे जो है, वो एक खास प्लेस प्रेमिसेस जो होगी जहाँ पे जो है गवर्नमेंट अपना काम कर रही होगी, पीरा एक्ट के तहत जो है, मतलब पूरी फोर्स जो है वहाँ पे स्टेड होगी, उसको स्क्वाड कहा जाता है। तो वो जो है एनफोर्समेंट स्टेशन कहलाएगा। ईपीओ क्या होगा? हालांकि इसको पहले होना चाहिए था ईपीओ। ईपीओ जो है एब्सोल्यूट ऑर्डर को बाद में होना चाहिए था, शायद मेरे ख्याल में इन्होंने जो है अल्फाबेटिकली डिज़ाइन किया, तो ईपीओ बाद में है। ईपीओ क्या है? इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर कौन इशू करता है? जो ऑन फील्ड ऑफिसर होता है, जो कि ज़्यादातर एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है 14 स्केल का, वही जारी करता है। फंड, पीर अथॉरिटी का अपना एक फंड होता है जो कि इस एक्ट के तहत कायम किया जाता है। गवर्नमेंट, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। यहाँ से एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू बन सकता है कि इस एक्ट में जो गवर्नमेंट का वर्ड यूज हुआ है, तो क्या इसमें फेडरल गवर्नमेंट और बाकी सूबों की गवर्नमेंट शामिल है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर, एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी टू डील विद पब्लिक कंप्लेंट्स अंडर दिस एक्ट। तो उस ऑफिसर को कहेंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर। हियरिंग ऑफिसर, एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी टू हेयर एंड डिसाइड एनफोर्समेंट मैटर्स अंडर दिस एक्ट। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो ऑफिसर होता है, ये पैस और पीएमएस का एक ऑफिसर होता है, जो कि 17 स्केल का होता है। इलीगल ऑक्यूपायर, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? एनी पर्सन अनलॉफुली ऑक्यूपाइंग स्टेट प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ट्रेसपासर, लेसी, लाइसेंसी, अलॉटी। तो यहाँ पे इनकी कंडीशंस भी गिवन है कि वो कब जो है वो इलीगल ऑक्यूपायर कहलाएंगे। ट्रेसपासर ये का तो सिंपल है कि ऐसा पर्सन जो स्टेट प्रॉपर्टी
पे जो है कब्ज़ा करके बैठा है और उसने विदाउट परमिशन जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। उसने गवर्नमेंट को बताया नहीं या उनसे कोई परमिशन नहीं ली, तो वो होगा ट्रेसपासर। तो वो सीधा-सीधा इल्लीगल ऑक्यूपायर कहलाएगा। अब यहाँ पे है लेसी और लाइसेंसी। तो उनकी कंडीशन ये है कि वो जो उनको लाइसेंस या जब उनको लीज़ पे दिया गया था, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो गुज़र चुकी हो। तो लेसी आपको पता होगा कि लेसी जो है किसी भी पर्सन को जब कोई चीज़ लीज़ पे दी जाती है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब वो टाइम गुज़र जाता है तो ज़ाहिर है वो आपने वापस गवर्नमेंट को करनी होती है। तो इसी तरह लाइसेंस है, लाइसेंस किसी को 2 साल, 3 साल का दिया जा सकता है। कोई स्टेट प्रॉपर्टी है, कोई जगह है, तो अगर वो टाइम गुज़रने के बाद भी उसके ऊपर कब्ज़ा करके बैठा है, तो वो क्या कहलाएगा? इल्लीगल ऑक्यूपायर है। इसी तरह किसी पर्सन को जो है वो कोई चीज़ अलॉट की जाती है, कोई गिफ्ट किया जाता है, कोई भी चीज़ अलॉट की जाती है, लेकिन उसको मतलब वो मुद्दत होती है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो अगर वो या तो कैंसल हो जाए या उसकी एक्सपायरी डेट आ जाए, तो उसके बाद भी वो उसके ऊपर अगर कब्ज़ा करके बैठा है, तो वो क्या कहलाएगा? इल्लीगल ऑक्यूपायर कहलाएगा। तो इसमें यहाँ पे देख लें, ये वर्ड जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें ट्रेसपासर, लेसी, लाइसेंसी और अलाटी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर जो है इनको सिलेक्शन पैनल जो है वो अपॉइंट करता है। ये क्लास आई ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 के तहत जो है अपॉइंट किया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस है वो हम अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे। इनिशिएटिंग अथॉरिटी, एनी ऑफिसर और फॉर्म दैट स्टार्ट्स एन इंक्वायरी कॉल्ड इनिशिएटिंग अथॉरिटी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसका स्केल जो है वो 11 होता है। एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट। इसमें बेसिकली ये जो डेफिनेशंस है ना, ये अल्फ़ाबेटिकली दी हुई हैं। तो इस वजह से हालाँकि इसको एनफोर्समेंट ऑफिसर के साथ आना चाहिए था और एसडीओ के साथ आना चाहिए था, ताकि एक जगह पे हम सारी चीज़ें क्लियर करते। ईओ का जो स्केल होता है वो 14 होता है और एसडीओ का जो स्केल होता है वो 16 होता है और हियरिंग ऑफिसर का जो स्केल होता है वो 17 होता है। तो ये बेसिकली सारे ऑफिसर्स हैं। उसके बाद देखें मजिस्ट्रेट। A magistrate empowered under this act and also includes one empowered under section 14A। ये आपने याद कर लेना है। किसका? सेक्शन 14A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। नोटिस क्या होगा? किसी को भी जब बुलाना होता है तो वो एक नोटिस जारी किया जाता है। अब नोटिस की 5 टाइप्स हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। इसका पूरा एक चैप्टर है नोटिस के ऊपर। तो उसमें किसी को बुलाना है, उसको नोटिस देना है, कम्युनिकेशन करनी है, किसी को इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, तो वो सारे नोटिस में आएँगे। ऑफ़ेंस क्या होता है? जुर्म, एनी वायलेशन और क्राइम अंडर दिस एक्ट। इसमें जो है शेड्यूल्ड लॉज़, अब शेड्यूल्ड लॉज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और टेनेंसी एक्ट, होल्डिंग एक्ट, फिर प्राइस कंट्रोल एक्ट, तो जितने भी हैं इस सिलेबस के अंदर जो एक्ट्स शामिल है ना, वो सारे शेड्यूल्ड लॉज़ ही हैं। मैं एक्ट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी जो ऊपर है जनरल अंडरस्टैंडिंग, लीगल प्रोसीडिंग्स, वो नहीं। अब वो बंदा, वो पर्सन जो ऑफ़ेंस करता है वो कहलाता है ऑफेंडर। तो सिंपल है कि वो ऐसा जुर्म जो यहाँ पे मेंशन है, वो कोई भी यहाँ पे पर्सन कमिट करता है तो वो ऑफेंडर कहलाएगा, सिंपल। उसके बाद देखें पेनल्टी। पेनल्टी मीन्स सज़ा। तो वो इम्प्रिज़नमेंट हो सकती है, किसी को जुर्माना हो सकता है, मतलब कैश की सूरत में, या किसी को जो है वो जेल की सज़ा भी हो सकती है, अरेस्ट भी हो सकता है। पर्सन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब इस वजह से इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देखें, इसमें नेचुरल पर्सन भी शामिल है, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं। पार्टनरशिप का वर्ड भी यहाँ पे आएगा तो उसको भी हमने पर्सन ही लेना है। उसके लिए भी यहाँ पे इस एक्ट के अंदर पर्सन का वर्ड यूज़ होगा। फर्म, कंपनी, ये तमाम एसोसिएशन, एसोसिएशन में 2 से 3 जो लोग या इससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं, जो कि एक ग्रुप होता है, एसोसिएशन उसको कहते हैं। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे इस एक्ट में पर्सन का वर्ड यूज़ हुआ है। इसी तरह जॉइंट स्टॉक एसोसिएशन, कॉर्पोरेशन और एनी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इस वजह से पर्सन का वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। प्रेस्क्राइब क्या होगा? एनीथिंग डिफाइंड और डिसाइडेड बाय द रूल्स और रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट। प्रोसिक्यूटर क्या होगा? जो गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से किसी क्रिमिनल केस को डील कर रहा होता है, वो प्रोसिक्यूटर कहलाता है, जो कि सेक्शन 30 के तहत या तो डिप्यूट किया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है। डिप्यूट का मतलब ये है कि अब ऐसे समझें कि पीरा एक इदारा है, ठीक है? अब इसके पास कोई प्रोसिक्यूटर नहीं है
और इनके पास कोई क्रिमिनल केसेस आते हैं और इनको अपना जो केस है अगर वो किसी अदालत में लगा हुआ है तो उनको डिफेंड करना है, तो वो क्या करेंगे फिर? किसी और डिपार्टमेंट से प्रोसिक्यूटर जो है वो टेम्पररी तौर पे जो है उनको अपॉइंट करेंगे, उनको कहेंगे डेप्यूट करना। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो सेक्शन 30 के अंदर मौजूद है। Public nuisance, any illegal act or omission that violates this act or scheduled laws, मीन कि हर वो इलीगल एक्ट जो इस एक्ट को मीन के पीर एक्ट को वायलेट कर रहा होता है और इसके साथ जो शेड्यूल्ड लॉज हैं, लेट्स से कोई एक एक्ट ले लें, लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसके किसी सेक्शन की वायलेशन हो रही है तो वो भी पब्लिक न्यूइसेंस में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें और है, causes injury, danger, obstruction or annoyance to the public, especially those living nearby or using a public right, तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। मीन के किसी ने जो है वो अ, नहर के किनारे जो है वो ऐसी कोई चीज़ बनाई हुई है जिससे पानी जो है वो रुक रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है या वहाँ पे बदबू फैल रही है, तो या कहीं पे शोर आ रहा है, किसी ने ठेला लगाया हुआ है, तो वो पब्लिक को तंग कर रहे हैं ना, तो वो सारे पब्लिक न्यूसेंस में आएँगे। तो यहाँ पे देखें ये आपने गौर करना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये बल्कि सारे पूछे जा सकते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस में कौन-कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। एक्ट, शेड्यूल लॉज़ और ये सारे। हर वो चीज़ जो पब्लिक को तंग कर रही है, तो वो पब्लिक न्यूसेंस में आएगी। यहाँ पे देखें नोट, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि पब्लिक न्यूसेंस में ऐसा हो सकता है ना कि कुछ लोगों को फ़ायदा भी तो हो सकता है। अब कुछ लोगों ने मतलब ऐसी चीज़ बनाई होती है, बिल्डिंग बनाई होती है, उसमें कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन उसमें जो मेजॉरिटी है, वहाँ की जो पब्लिक है नियर बाय रह रही होती है, उनको नुकसान हो रहा है। तो उसमें चंद लोगों की कन्वीनियंस या बेनिफिट्स को सिर्फ नहीं गौर किया जाएगा, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनको देखा जाएगा। तो उस सूरत में भी इस पब्लिक नुइसेंस को तोड़ा जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। उसके बाद देखें पब्लिक प्लेस क्या है? एनी प्लेस, बिल्डिंग और व्हीकल वेयर द पब्लिक इज़ अलाउड एक्सेस, इसमें पार्क हो सकते हैं, स्ट्रीट, हाईवेज़, कॉमन एरियाज़ और स्कूल्स, सो ऑन। रेफरेंस, ए कंप्लेंट और रिपोर्ट मेड बाय अ डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट की हम डेफिनेशन ऊपर देख चुके हैं। इसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? अटैच्ड बॉडीज़, ऑटोनोमस बॉडीज़, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़, लोकल बॉडीज़, ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। टू द अथॉरिटी और एनफोर्समेंट स्टेशन अबाउट अ वायलेशन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट आर शेड्यूल लॉज, मीन के किसी डिपार्टमेंट में कोई या अथॉरिटी की तरफ से या एनफोर्समेंट स्टेशन की तरफ से कोई कंप्लेंट है, कोई रिपोर्ट है, तो वो रेफरेंस कहलाएगी। रेगुलेशन, द रेगुलेशन मेड अंडर अंडर दिस एक्ट। रेक्विजिशन क्या होता है? भर्ती करना। रेक्विजिशन सेंड अंडर सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट। अब ये जो रेक्विजिशन है ना, अगर फॉर एग्जांपल एक एनफोर्समेंट स्टेशन पे कुछ नफरी की ज़रूरत है, तो उसका तरीकाकार ये है कि वो पहले ही बोर्ड को भेजा जाएगा। यहाँ पे मैं जब भी बोर्ड का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, क्योंकि डेफिनेशन का हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बोर्ड जो है हमेशा वो डिस्ट्रिक्ट में ही बनाए जाएंगे। तो उसमें भेजे जाएंगे, वो उसको अप्रूव करेंगे, वो ऊपर फिर अथॉरिटी को भेजेंगे, तो इस तरह फिर रेक्विजिशन का प्रोसेस होगा। ये पूरा जो है इस एक्ट के अंदर कंप्लीट प्रोसीजर मौजूद है, वो हम आगे चैप्टर के अंदर देखेंगे। रूल्स, रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, रूल्स हमेशा जो है वो गवर्नमेंट ही बनाएगी, ये भी इस एक्ट के अंदर मौजूद है। सिलेक्शन पैनल, द पैनल फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट टू सेलेक्ट अपॉइंट पर्सन्स, ये इंडिपेंडेंट पर्सन को जो है वो अपॉइंट करता है। शेड्यूल, द शेड्यूल अटैच एट द एंड ऑफ दिस एक्ट, शेड्यूल लॉज कौन से हैं? द स्पेसिफिक लॉज लिस्टेड इन द शेड्यूल। सर्जेंट, ये भी जो है एनफोर्समेंट स्टेशन के अंदर जो है एक जो है एम्प्लॉय होता है, इसका रैंक जो होता है वो 7 होता है। सर्विसेज, ऑल सर्विसेज द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। स्टेट प्रॉपर्टी क्या है? इसमें तमाम ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टेट कंट्रोल कर रही होती है, वो स्टेट प्रॉपर्टी है। इसमें कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट, एनी डिपार्टमेंट और एनी एंटिटी ऑन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सब डिवीजन क्या होगा? इसमें भी सेम उसी तरह ही है जैसे हमने उसको देखा था डिस्ट्रिक्ट को, कि जो है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत बनाए जाते हैं। अगर वो तहसील बड़ी है तो उनको मिला के जो है एक सब डिवीजन बनता है। तो यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो समझते हैं कि डिवीजन का वर्ड है तो ये एक डिवीजन को डिवाइड किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके बनाए जाते हैं। उसके बाद देखें सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, एक एनफोर्समेंट स्टेशन पे आप कह सकते हैं जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है ना, वो सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है।
जो कि इंशाल्लाह आप बनने जा रहे हैं, SDEO। सप्लाईज, ऑल सप्लाईज द गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मीन के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो सप्लाईज मेंटेन की जाती हैं वो सप्लाईज कहलाएंगी। सपोर्ट स्टाफ क्या होगा? एक जो एनफोर्समेंट स्टेशन होता है ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाफ चाहिए होता है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि ऑफिसर ही चाहिए, उसमें क्लरिकल, टेक्निकल, मिनिस्टीरियल स्टाफ भी चाहिए, जिसमें जो है वो स्टेनोग्राफ, क्लर्क चाहिए। इसके अलावा स्वीपर वगैरह भी चाहिए, तो वो सारे सपोर्ट स्टाफ ही कहलाएगा। उसके बाद है विसल ब्लोअर, मुखबिर। मुखबिर कौन होता है? जो कि इदारे को आके बताएगा कि वहाँ पे वायलेशन हो रही है, पब्लिक नॉइसेंस हो रही है, इंक्रोचमेंट हो रही है। तो वो होगी, वो जो बंदा होगा वो विसल ब्लोअर कहलाएगा, मुखबिर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमने ये सारी जो है वो सेक्शन 2 की सब सेक्शन 1 की क्लासेस को स्टडी किया है। यहाँ पे है सब सेक्शन 2, तो इसमें क्या कहता है? Any word or expression not defined in this act shall have the same meaning as in Constitution of Pakistan, Punjab Government Rules of Business 2011, Code of Criminal Procedure, Scheduled Laws। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं ऐसी डेफिनेशंस हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेट्स से अरेस्ट, अरेस्ट की अब डेफिनेशन एक है ना कि अरेस्ट क्या होता है। अब वो हम लेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो अरेस्ट का प्रोसेस है, सारा एक फीचर है, वो उसको लेंगे। इसी तरह अगर कोई आर्टिकल की बात है, आर्टिकल्स की मैं बात नहीं कर रहा, आर्टिकल की बात, अगर यहाँ पे आर्टिकल्स के वर्ड यूज़ होंगे, उसका मतलब है कोई भी व्हीकल हो सकता है, कोई मतलब जो आइटम्स होते हैं उनको कह सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे यहाँ पे सर्च है, अरेस्ट है, अपील है, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं आई, तो वो हम यहाँ से लेंगे, इसके अंदर जो यूज़ हुई हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो है पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। काफ़ी एस्पायरेंट एसटीयू के सेशन की डिटेल्स पूछ रहे हैं। इसमें हम 2 पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। पेपर 1 जो कि जीके बेस्ड है, और पेपर 3 जो कि लॉ बेस्ड है। ये दोनों सेपरेट सेशन होंगे। अगर आप में से कोई एक सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। जीके बेस्ड सेशन की फ़ी जो है वो 2500 है, और लॉ बेस्ड सेशन की फ़ी जो है वो 1800 है, और इन दोनों सेशन की ड्यूरेशन 1.5 मंथ है। इसमें तमाम नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर की एक्सेस भी प्रोवाइड की जाएगी, और डेली टेस्ट होगा। तो एस्पेरेंट को ज़्यादा इस पेपर में इशू आ रहा है, तो इसका मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया हुआ है। जीके बेस्ड जो हमारा सेशन है वो तो काफ़ी टाइम से हम चला रहे हैं, उसका शेड्यूल हम शेयर करते रहते हैं। तो ये लॉ बेस्ड सेशन है, इसका शेड्यूल यहाँ पे देखें। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पीरा के रिलेटेड लॉज हैं उनको हम पहले करवाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो यहाँ पे देखें, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, इसका यहाँ पे शेड्यूल आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके कितने टेस्ट हैं। इसमें टेस्ट जो डेली होगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, और नेक्स्ट डे टेस्ट होगा, फिर ग्रैंड टेस्ट भी होंगे इनके। तो इस तरह सो ऑन ये चलता जाएगा। सबसे ज़्यादा लेंथी जो है और इम्पोर्टेंट भी ये है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो इसके लेक्चर भी ज़्यादा होंगे, टेस्ट भी ज़्यादा होंगे, इस पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये टोटल 28 बनते हैं। इसके मज़ीद जो है हम ग्रैंड टेस्ट भी रख लेंगे, तो वो डिपेंड करता है टाइम कितना है। अब जो बेसिक लॉ जो गिवन है, अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉज हैं, जो कि पार्ट 1 और 2 में हैं, तो उनको हम एंड पे करवाएंगे। अगर आप कहेंगे तो इनको भी हम साथ स्टार्ट करवा देंगे। तो क्योंकि ये थोड़ा सा हट गए हैं, वो जो एक्ट्स हैं वो मतलब पीरा के रिलेटेड हैं, डिपार्टमेंट के। ये जो लीगल अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉज हैं, ये इसमें जो सीआरपीसी और जो पीपीसी है, वो थोड़ा सा लेंथी है। तो हमें नहीं पता कि वहाँ से कितना पोर्शन आएगा। ये तो हमें पता है कि एक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो आप किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो इस वजह से हम पहले करवा रहे हैं। तो इसमें देखें, जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पे फोकस करेंगे। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे लीगल मैगज़िम, बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स, फिर स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन, फिर इसके जो है ग्रैंड मॉक टेस्ट भी होंगे। फिर सीआरपीसी, इसके यहाँ पे सेक्शन देखें, अरेस्ट है, सर्चेज़, ट्रायल, अपील, इसका फिर ग्रैंड मॉक टेस्ट, फिर पीपीसी। तो इस तरह जो है ये सेशन चलेगा। आप में से जो विलिंग है तो वो व्हाट्सएप कर सकता है, यहाँ पे नंबर गिवन है। इस नंबर पे आपने जो है व्हाट्सएप करना है, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।